हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। आज का हमारा वीडियो है अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मतलब है वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे एनसीईआरटी के किनशिप कास्ट एंड क्लास चैप्टर से रिलेटेड है, यानी बंधुत्व जाति वर्ग से संबंधित है। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के अंदर जो है भारतीय समाज में सामाजिक इतिहास किस तरह का था वो हम देख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लिखा है वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। संपत्ति में भागीदारी के बारे में हम ज़्यादातर इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने मुख्य तौर पर अपना ये टॉपिक पढ़ा है एनसीईआरटी के अंदर, जिस टॉपिक में आपने देखा होगा हमने संसाधन और प्रतिष्ठा की बात की। संसाधन और प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, जिसमें हमने देखा किस तरीके से समाज में सम्मान किसका हो रहा था, जिसके पास संसाधन या रिसोर्सेज ज़्यादा थे। और दूसरा हमने देखा संसाधनों पर अधिकार किसका था, तो आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो वुमन थी वुमन को रिसोर्सेज पे राइट इंडियन सोसाइटी में नहीं मिल रहा था वहाँ पर, जो कि एग्जांपल आपने देखा है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर मेल्स को जो है वहाँ पर रिसोर्सेज पे राइट मिला हुआ है, लेकिन फीमेल्स को प्रॉपरली नहीं मिला हुआ है। दूसरी तरफ जेंडर्ड एक्सेस प्रॉपर्टी यानी कि लैंगिक तौर पर आपने यहाँ पर देखा संपत्ति का अधिकार। अब दूसरी प्रकार से दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, जहाँ पे आपने देखा कि वर्ण के बेसिस पर भी आपने देखा कि वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी पे राइट जो है तय हो रहा है। कैसे हो रहा है कि शूद्र जो है वर्ण कैटेगरी में जो 4th प्लेस पर रखा गया था उसको तो प्रॉपरली कोई राइट मिल ही नहीं रहा है प्रॉपर्टी का, तो इस प्रकार से वो था। तो सोसाइटी के अंदर आपने देखा रिसोर्सेज का अंदर और स्टेटस के अंदर जो है कहीं ना कहीं रिलेशन था। तो वो सोशल सिनेरियो था कि जिसमें हमने देखा कि प्रॉपर्टी होना अच्छी बात थी, उससे स्टेटस तय होता था। बट यही सिनेरियो सोसाइटी में नहीं चल रहा था। जो आज का सिनेरियो वो ये इस तरह से है कि हमारे भारत के अंदर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक एक सिनेरियो का मतलब होता है सोसाइटी के अंदर कोई ट्रेंड चल रहा था, कोई एक तरह के वहाँ पर एक और कोई ट्रेंड था, कोई और परंपरा भी थी, कोई और हमारे सोसाइटी के अंदर एक ट्रेडिशन भी चल रहा था, जहाँ पर एक अलग अनोखापन उसके अंदर था। जैसे संपत्ति में भागीदारी वाला अनोखापन था। अब संपत्ति में भागीदारी वाली अनोखापन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि समाज के अंदर पुरुषों को ही ज़्यादा प्रॉपर्टी का राइट दिया गया था मनुस्मृति के अनुसार, जिसमें फीमेल को सिर्फ स्त्री धन का राइट दिया गया था, और वर्ण को भी यहाँ पर शूद्र को नहीं प्रॉपर्टी का राइट दिया गया था, सिर्फ सर्विस या सेवा ही उसने करनी है। तो यहाँ पर भारतीय समाज के अंदर एक ऐसा क्षेत्र भी था जहाँ पर एक विशेष प्रकार का सिनेरियो चल रहा था, जो कि परिदृश्य था, यानी एक प्रकार से ट्रेंड था सोसाइटी के अंदर, और वो वैकल्पिक उसको इसलिए बताया गया कि ये भी समाज के अंदर चल रहा था। उदाहरण के तौर पर दानशील का सम्मान किया जाना, द जनरस मैन वर रिस्पेक्टेड, यानी दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था। ये एक आदर्श था और ये आदर्श भी भारतीय समाज में पाया जा रहा था। और मुख्य तौर पर इसमें क्या किया जाता था कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को बांटता था, जो अपनी प्रॉपर्टी को बांटता था, मिल बांट करके लोगों को बांटता था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, शेयर कर रहा था, उसको तो मिलती थी रिस्पेक्ट। उसको क्या मिलती थी? उसको मिलती थी रिस्पेक्ट, जो अपनी संपत्ति को बांटता था। दूसरी तरफ जो व्यक्ति कंजूस होता था, माइजरली पर्सन जो है, यानी कि जो कंजूस आदमी था, जो माइजरली था, उसको करते थे कि भैया इसको सम्मान नहीं करना, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, उससे घृणा की जाती थी। ठीक है, घृणा करना मतलब उसके साथ हेट किया जाता था, डिस्पाइज्ड किया जाता था उसको। तो इस तरह से आपने देखा पहला पॉइंट, वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा के अंदर संपत्ति में भागीदारी के विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक आदर्श ऐसा भी था विकल्प के तौर पर भारतीय समाज में, जहाँ पर दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा था, जो अपनी संपत्ति को बांटता भी था, शेयर भी करता था, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता था, दान भी देता था। लेकिन वही कंजूस व्यक्ति जो होता था, जो अपने लिए ही पैसा जोड़ता था, अपने लिए ही संपत्ति इकट्ठा करता था, उसका सम्मान नहीं किया जा रहा था। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि ऐसा कहाँ पर हो रहा था, किस क्षेत्र में ऐसा हो रहा था जहाँ पर कि कंजूस व्यक्ति का सम्मान नहीं हो रहा है और दानी व्यक्ति का सम्मान हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राचीन तमिलकम आदर्शों का प्रचलन। ये क्षेत्र कौन सा था? ये क्षेत्र था प्राचीन तमिलकम क्षेत्र। यहाँ पर ये आदर्श चल रहे थे जहाँ पर दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है। जो पिछले दो टॉपिक वर्ण सिस्टम वाले आपने पढ़े या महिला के वाली बात आपने पढ़ी, वो मुख्य तौर पर नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड ज़्यादा लगता है आपको, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर, जिसको हम तमिलकम क्षेत्र बोलते हैं, अगर आप इस मैप को देख पाएंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने साउथ इंडिया का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो क्षेत्र मैंने करा है और ये जो क्षेत्र मैंने किया हुआ है, ये क्षेत्र मुख्य तौर पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इसको तो कहते हैं चेर,
इसको कहते हैं पांड्य और इसको कहते हैं चोल। ठीक है, चेर, चोल, पांड्य। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर चेर, यहाँ पर चोल, यहाँ पर पांड्य। तो ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये मुख्य सरदारियाँ दक्षिण भारत की प्राचीन काल में, प्राचीन समय में थी। लगभग ईसा पूर्व 200-300 शताब्दी से इनके जो है हमें कहीं ना कहीं प्रमाण मिलते हैं। तो प्राचीनतम तमिलकम क्षेत्र जो मुख्य तौर पर दक्षिण भारत को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आज का दक्षिणी आंध्र प्रदेश या दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश हो गया, दक्षिणी कर्नाटक, पूरा केरल, पूरा तमिलनाडु वाला क्षेत्र इसके अंदर आता था तमिलकम में। वहाँ पर ऐसे आदर्श इस भूमि पर, इन भूमि के अंदर चलते थे। अब क्या आदर्श चलते थे यहाँ पर? इस प्रकार के दानशील व्यक्ति का सम्मान करने के। और आपको पता है चेर, चोल, पांड्य के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि 2000 ईसा पूर्व में ही इनके बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है कि ये राज्य अस्तित्व में थे। दक्षिण भारत के प्राचीनतम ये राज्य हैं। अब कैसे पता चलता है कि ये आदर्श वहाँ पर चल रहे थे? संपत्ति में भागीदारी का जो आदर्श है ये दक्षिण भारत में पाया जा रहा था, ये हमें पता कैसे चलता है? दक्षिण भारत का मतलब प्राचीन तमिलकम क्षेत्र, मुख्य तौर पर तमिलनाडु का वृहत रूप है ये। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं कि तमिल संगम ग्रंथों में सामाजिक और आर्थिक विवरण दिए गए हैं, जी मैं आपको बता दूं, दक्षिण भारत के इतिहास के प्राचीनतम स्रोत जो हमारे पास जानने के हैं वो है तमिल संगम ग्रंथ, यानी तमिल भाषा में लिखे गए वो ग्रंथ जिसमें साहित्य लिखा गया है, कविताएं लिखी गई हैं, वो हैं। ठीक है, इनको संगम ग्रंथ भी बोला जाता है। संगम ग्रंथ का मतलब होता है बहुत सारे कवियों ने जब एक जगह पर इकट्ठा होकर के अपनी कविताएं प्रस्तुत करी थी, तो इनको उसके कारण से संगम ग्रंथ कहा जाता है। और भी डेफिनेशन है। तो इस प्रकार से तमिल संगम ग्रंथों में, जिनको हम तमिल एंथोलॉजीज बोल सकते हैं, उनके अंदर जो है बहुत सारी पोइट्रीज पाई जाती हैं। उन पोइट्रीज में उस समय के तमिलकम क्षेत्र के सामाजिक यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक जो है डिस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं, जानकारियाँ मिलती हैं। समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये पता चलता है। और उस समय के जो सरदार हुआ करते थे, ये तमिलनाडु के इस क्षेत्र के जो सरदार हुआ करते थे, वो अपने जो कवि होते थे उनके दरबार के, उन कवियों को अपना जो है प्रॉपर्टी का शेयर देना या उनको डोनेशन देना, ऐसे काम करते थे। यानी पैट्रोनेज देते थे उन कवियों को, तमिल भाषा के कवियों को। कौन? इनके जो यहाँ पर सरदार हुआ करते थे दक्षिण भारत के। ठीक है, तो यहाँ पर इनको एज ए किंगडम नहीं बोला जा रहा है, इनको चीफ डॉम्स बोला जा रहा है, यानी कि सरदारियाँ बोला जा रहा है। बिकॉज क्योंकि वो ट्राइबल कल्चर से उभरते पहले ये चीफ डॉम्स या एक तरह से सरदारियाँ बनते हैं जो सरदारों द्वारा शासित हैं। हाँ, आप किंगडम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सरदार रूल कर रहे थे मुख्य तौर पर इन 3 जगहों पर, और भी सरदारियाँ थी यहाँ पर 3 जगहों पर, ये अपने दरबार में जो कवि होते थे, चारण या भाट, जिनको बार्ड्स एंड पोइट्स बोला जा रहा है, उनको ये पैट्रोनेज देते थे। तो वो पैट्रोनेज जिनको मिलता था पोइट्स को, वो इनकी प्रशंसा में, चेर, चोला, पांड्य रूलर्स की प्रशंसा में या और सरदारों की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। तो उन कविताओं से हमें ये पता चल जाता है कि किस प्रकार से समाज के अंदर गरीबी अमीरी तो थी, यानी कि समाज के अंदर गरीबी थी प्लस अमीरी भी थी। तो इसमें अंतर भी था, इसमें क्या था, डिफरेंस भी था। बट सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हमें इस बात के भी संकेत मिल जाते हैं कि वहाँ पर ये अपेक्षा भी की जाती थी लोगों से जिनका रिसोर्सेज पर कंट्रोल था कि मिल बांट कर उसका उपयोग करेंगे। तो कम्प्लीटली इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है कि प्राचीनतम तमिलकम क्षेत्र में एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा ट्रेंड, ऐसा एक वहाँ पर एक परंपरा पाई जा रही थी कि जिसमें कि लोगों से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी संपत्ति में भागीदारी लोगों की सुनिश्चित करेंगे। लोगों से उम्मीद की जाती थी कि जिनको रिसोर्सेज पर कंट्रोल है वो अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करेंगे लोगों के साथ और उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसमें क्या आदर्श थे? पहला हेडिंग, दानशील व्यक्ति का समाज में सम्मान तमिलकम क्षेत्र में किया जाता था, जो दान देता था, और कंजूस व्यक्ति के साथ घृणा की जाती थी। ये प्रचलन तमिलकम क्षेत्र में मुख्य तौर पर यह ऐसा आदर्श पाया जाता था। तमिलकम क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसका इतिहास प्रमाणिक हमें लगभग 2000 या 2200 ईसा पूर्व से मिलना शुरू हो जाता है। तमिलकम क्षेत्र के इन आदर्शों के प्रचलन का पता हमें कैसे चलता है? हमें तमिल संगम ग्रंथों में जो कविताएं लिखी गई हैं और जो तमिलकम क्षेत्र के सरदारों के और उनके समाज के जो है सामाजिक और आर्थिक विवरण देते हैं, उससे ये पता चल जाता है। तो निष्कर्ष हो गया, सरदारों के द्वारा संपत्ति का उचित उपयोग किया जाता था। इसके अलावा लोगों द्वारा जिनका संसाधनों पर नियंत्रण होता था, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे लोगों के साथ मिल बांट कर अपनी संपत्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये एक सामाजिक सनेरियो, सोशल सनेरियो समाज के अंदर ये भी चल रहा था कि संपत्ति को बांटो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छा सनेरियो है, बहुत अच्छा सनेरियो है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको मैं एक बुक दिखा दूँ, बुक के अंदर आप एग्जाम्पल भी
देख सकते हो। यहाँ पर आपको बुक में एग्जाम्पल दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है, यह रचना, देखिए निर्धन दानी सरदार लिखा है, यह रचना पुरुनारुरु से ली गई, जिसमें तमिल संगम साहित्य है। इसमें ऐसा बताया गया है कि एक कवि क्या बता रहा है अपने राजा के बारे में, सरदार के आश्रयदाता के बारे में, कि वह हमारी ज़रूर मदद करेगा, हमारा सरदार, अगर हमारी वो पसलियाँ हड्डियाँ देखेगा, कमज़ोर हड्डियाँ, और हमें कुछ ना कुछ खाने को देगा, हमें कुछ दान जरूर देगा और हमारी गरीबी जरूर समाप्त करेगा। ये इमेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इमेज आपको दिखाई दे रही है। इस इमेज में आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पर एक सरदार है, देखिए बड़ा पोजीशन में यहाँ पर दिखाया गया सरदार को, बड़ा है, छोटा सर रखा हुआ है किसके सर पर, अनुयायी के सर पर, फॉलोवर के सर पर। तो यहाँ पर पत्थर की मूर्ति आंध्र प्रदेश से ली गई है। पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार कि कहाँ की मूर्ति है ना। तो 2वीं शताब्दी ईस्वी की मूर्ति है। यहाँ पर देखिए सरदार ने सर रखा अनुयायी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर मतलब कृपा बरसाना है, संपत्ति को बांटना है, सबको देना है, ऐसा दिया गया है। तो दान देने का महत्व दिखाया गया है किस प्रकार से हमारे इस टॉपिक में, वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा में। तो ये विकल्प ही दिया जा रहा है समाज में, जहाँ पर माना गया है कि संपत्ति को इकट्ठा करना ही बड़ी बात नहीं है, उसको बांटना भी बड़ी बात है समाज में गरीबी को समाप्त करने के लिए। और बहुत अच्छा सोशल सिनेरियो ये था। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मैंने समझाने की आपको कोशिश की है कम संसाधनों में। और आपको पसंद आता है, आपको कमियां लगती हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।